जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मॉक टेस्ट थर्ड करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम्स जैसे जैसे एक एक दिन आपका ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है दोस्तों। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम को तैयारी अच्छे से करते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो है मॉक टेस्ट थर्ड लेकर आया हूँ। इसमें 5 सवाल होंगे, 5 से 6 सवाल, और सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं जितना भी सवाल कराऊंगा, यानी 20 मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ ना, तो 20 मॉक टेस्ट में मैं क्या करूँगा कि पूरा मैथ का जो पूरा क्लास 10th का मैथ जो गणित है उसका सारा कंसेप्ट रिवाइज करने का मैं सोच रहा हूँ। अगर एक क्लास में एक मॉक टेस्ट में अगर 8 सवाल 5 सवाल भी होता है, मान लीजिए 5 एवरेज रखते हैं, तो 5 सवाल अगर 4 नंबर 6 नंबर के मैं सवाल कराऊंगा तो 5 ही होगा। MCQ कराऊंगा तो 10 12 भी हो सकता है। ठीक है, वो भी कराऊंगा। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा लेवल का सवाल चल रहा है, बढ़िया सवाल चल रहा है तो सब मिला जुला के अगर मैं आप लोग को 20 5 100, हाँ, एक क्लास में 5 सवाल कराता हूँ तो 20 क्लास में कितना सवाल हो जाएंगे दोस्तों? 20 5 100, यानी 120 मतलब MCQ भी तो उसमें कराऊंगा तो और बढ़ेगा, क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। लगभग 120 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 120 से 130 सवाल में मैं पूरा क्लास 10th का गणित को पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूंगा। अब बाकी आप लोग एक साल में जो पढ़े हैं वो तो पढ़े ही होंगे। मैं आशा करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरे चैनल पर जितने वीडियो पड़े हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग सब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, चाहे पुराने वीडियो हो चाहे ये वीडियो हो, सब देखिए। मैथ मैं बहुत पढ़ाया हूँ क्लास 10th के लिए चैनल पे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x - 1/x - 2 = 3, x नॉट इक्वल टू 0 और 2, मतलब x का मान 0 2 नहीं होना चाहिए। 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में आया था। चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे आसान सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें एक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, श्रीधराचार्य मेथड। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व, देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? x एलसीएम होगा और x - 2 एलसीएम हो जाएगा। कभी भी एलसीएम लेने आएगा तो इस तरह आप दोनों एलसीएम लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, इसका मल्टीपल होगा, इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीपल करिए, यानी कि x - 2। ठीक है, और ये माइनस लगेगा, ये इससे कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा, बराबर क्या बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे कट गया है दोस्तों। ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे यानी कि -2 बचेगा। यहाँ पे देखिए -2 अपॉन में x का मल्टीपल करेंगे x², और इसका मल्टीपल करेंगे तो -2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 3 का इसमें मल्टीपल होगा तो -2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा? 3x² होगा, और माइनस का 3 दूना का 6x होगा। अब -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? +2 हो जाएगा, और ये हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हट जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है कोई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? तो इसको हम लोग, चूंकि ये 4 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का सवाल है दोस्तों? 4 नंबर का सवाल है। तो 4 नंबर का सवाल है तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर ax² + bx + c, ये क्या है? द्विघात समीकरण का वास्तविक द्विघात समीकरण का वास्तविक जो है समीकरण है, वास्तविक समीकरण है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक समीकरण है। तो इससे a का तुलना करेंगे, इस समीकरण से इस समीकरण का तुलना करेंगे, बराबर 0। इस समीकरण का इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? -6 आ जाएगा, साइन के साथ उठाएंगे। c का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, +2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य। तो लिखिए श्रीधराचार्य विधि से, क्योंकि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? श्रीधराचार्य, क्योंकि 4 नंबर का लॉन्ग आंसर है ना, तो श्रीधराचार्य मेथड से करेंगे। अगर ऐसे भी करेंगे तो 3 दूना का 6, गुणनखंड विधि से भी करते हैं, 3 दूना का 6, और जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो कैसे आएगा बताइए? क्या नहीं ना आ पाएगा दोस्तों? 3 ऐसे तो होगा नहीं, तो जो समीकरण सॉल्व नहीं होगा श्रीधराचार्य विधि से ही सॉल्व होगा। तो चलिए श्रीधराचार्य विधि क्या होता है बताइए? फार्मूला होता है दोस्तों अल्फा बराबर मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए, x बराबर फार्मूला हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों? 2a हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का माइनस तो रहेगा, ये b का मान कितना है दोस्तों? -6 है, तो -6 यहाँ पे लिखेंगे, अब प्लस माइनस लगाएंगे। अब b² यानी 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 36,
माइनस 4AC, AC क्या है, A और C है, 3 दूना का 6 और 3 दूना का 6 देखो लिख लो इस तरह पहले, 3 दुगुणे 2, ठीक, बटे में क्या करेंगे 2 गुणे A का मान कितना है, A का मान कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है 3 है। अब देखिए ध्यान से 4 3 12 4 3 12 12 दूने का 24, तो इसको मैं मिटा कर 24 लिख देता हूँ, ठीक है, जगह कम है ना दोस्तों तो इसी पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 24 आइए 3 दूना का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 3 दूना का क्या हो गया 6 हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों प्लस हो गया, प्लस 6 हो जाएगा, मतलब प्लस तो लिखेंगे नहीं ना, प्लस लिखेंगे नहीं, ठीक है, प्लस 6 हो गया, 6 प्लस माइनस का अंडर रूट। अब 36 में से 24 घटेगा कितना बचेगा बताइए, 12 बचेगा, यानी कि 6 प्लस माइनस का अंडर रूट में 12 बटे में 6। अब 12 को क्या लिखेंगे 12 को क्या लिखेंगे, ऐसे फैक्टराइजेशन करिए 12 को, 2 छके 12 2 3 6 2 3 6 और 3 का में 3, तो इसको यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा तो 2 अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन निकल जाएगा ना, 2 पेयर बन रहा है इसका। तब देखिए 6 प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे में 6, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर साइन चिन्ह लेने पर, यानी कि 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 लेने पर बटे में 6, और एक लेंगे 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे में 6 लेने पर, अब दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा जो भी आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको सॉल्व मिटाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ये सब समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों वो क्या आया है 6 प्लस 2 अंडर रूट 3, अच्छा ये आया ना 6 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे में 6, इसको सॉल्व करेंगे या यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 3 बच जाएगा, ठीक है, बटे में 6, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बटे में 3, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 3, एक ये आएगा आंसर। और उसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस का 2 अंडर रूट 3 बटे में 6, इसको सॉल्व करेंगे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस का अंडर रूट 3 बटे में 6, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस का अंडर रूट 3 बटे में 6, एक ही आंसर आएगा, दो आंसर आएगा। समीकरण को हल करने पर दोस्तों कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आपको आएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आया भाई, हाँ। या फिर इसको अलग अलग तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ से इसको अलग अलग तो करके लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। यही चीज़ यहाँ पर प्लस है, यही चीज़ यहाँ पर माइनस है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस भी है माइनस भी है, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 6, ये भी आंसर लिख सकते हैं, केवल एक आंसर, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कीजिए और बताइए इसका कैसे सॉल्व होगा, कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे इसको सिमिलर दिखाने के लिए, यही सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि कह रहा है कि चित्र में यदि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी और डी परपेंडिकुलर है ए सी, तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ डेट करिए कि त्रिभुज ए बी सी और ए डी। अरे चित्र तो दिया था क्वेश्चन में, वैसे मैं चित्र बनाया नहीं हूँ, इसलिए नहीं बनाया हूँ ताकि आप लोग बना कर देखें कैसे होगा। चित्र बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चित्र बनाइए, ए बी सी है ना, तो ए बी सी ट्रायंगल ऐसे बनाइए। आप कहोगे सर ये आप ऐसे क्यों बनाएंगे, क्यों ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए ए बी पे परपेंडिकुलर है बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पे, यानी ये बी सी होगा और तो ये ए होगा, जाहिर सी बात है। और ए बी जो लाइन है बी सी पे परपेंडिकुलर, इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये बी सी पर क्या है परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर कह रहा है जो डी है ए सी पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे कोई लाइन परपेंडिकुलर ऐसे बना लीजिए और डी बोल दीजिए, इसको क्या बोलेंगे डी, और ये ई हो गया। डी ई लाइन ए सी पे परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये फिगर आपको दिया था, वैसे मैं फिर बना भी दिया हूँ, अगर नहीं, अगर आपको केवल नहीं भी देगा फिगर तो आप बनाना सीखिएगा, ठीक है। बोले बात क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ए बी सी है पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा सा दो अलग करता हूँ। एक तो छोटा वाला ट्रायंगल ये है, देखिए एक तो बड़ा वाला है ये ए बी सी, ए बी सी, एक छोटा वाला ऐसे है 90 डिग्री है यहाँ पर, और इसका नाम है ए डी ई, ये छोटा वाला है, ठीक है। दो ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों के ही प्रूव करना था। बहुत आसान है सवाल यार, बहुत बेहतरीन आसान इजी सवाल है। पता नहीं कैसे 4 नंबर में सवाल दिया है और 2023 में आया है, बताइए।
देखिए दोनों का अगर देखा जाएगा तो दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल ए और एंगल ए कॉमन है। देखिए दोनों में है ना एंगल ए कॉमन, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए, अब 4 नंबर का है तो थोड़ा भौकाल बनाएंगे ना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी में, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, लिखना पड़ता है, ठीक है। अब लिखेंगे एंगल ए जो है बराबर है दोनों में एंगल ए, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है मेरे पास भाई, उभयनिष्ठ है। फिर देखेंगे कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ई 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री ये है और यहाँ पे ये 90 डिग्री, यानी कि लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए ई डी बराबर है, क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर, प्रत्येक समकोण है, ऐसे लिख देंगे प्रत्येक। देखिए इसमें सोचने का जो है कि वही लड़का कर पाएगा जो पढ़ता लिखता हो। एरो बैरो सवाल तो है नहीं, इस बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ट्रायंगल ये क्या सिमिलर है क्या है। 4 नंबर का सवाल है, इतना छोटा सवाल आने का इतना छोटा सॉल्यूशन आने का इसका रीज़न ये है क्योंकि जो पढ़ता लिखता है वही करेगा, थोड़ा सा डीप है क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया सवाल है, तो इसलिए 4 नंबर में दिया है, एग्जामिनर पागल नहीं है। तो ए बी सी ई बराबर होगा प्रत्येक समकोण। किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या उनको प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंगल एंगल मिल गया तो सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज जो है ए बी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज ए ई डी के, कौन से क्राइटेरिया से दोस्तों, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कल, आज 9 फरवरी है, आज शनिवार का दिन, संडे का दिन है, संडे का दिन है दोस्तों। और कल 8 तारीख को दिल्ली इलेक्शन का भी रिजल्ट आ गया है। दिल्ली में 10-15 साल से 10 साल से लगभग अरविंद केजरीवाल जो है कि सीएम थे, ठीक है दोस्तों, सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, और बहुत ही अच्छा एजुकेशन और हेल्थ मतलब स्कूल हॉस्पिटल इस सब के से रिलेटेड बहुत अच्छा काम किए थे अरविंद केजरीवाल, अच्छा सीएम थे। लेकिन अब जो ये 2025 में चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें 27 साल बाद बीजेपी सरकार बना है, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन चुकी है वहाँ पे दिल्ली में 27 साल बाद दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है। और केजरीवाल जी का हारने का कारण यही था कि उनको थोड़ा सा क्या हो गया था, घमंड हो गया था। भाई काम तो किए थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जब लोगों को घमंड हो जाता है कि भाई मैं ही जीतूंगा और कोई जीत नहीं सकता, तो लोग हारना उनका तय है। भाई बोले थे, बहुत सारी चीज़ बोले थे कि मोदी जी हमको तो बचपन अगले जन्म तक भी नहीं हराएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, 2050 तक नहीं हरा पाएंगे, मतलब घमंड ज़्यादा हो गया था। और एक साल जब सीएम बने थे तो बहुत ज़बरदस्त लेवल का काम किए थे। इस बार जब सीएम बने थे तो वो अपने घमंड में जी रहे थे, कोई काम ही नहीं कराएं और सबको मुफ्त में चीज़ों को बांटते रहें और वही इनको लेकर डूब गया। भाई मुफ्त में तो सबको मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब लेगा, लेकिन मुफ्त के साथ साथ आपको काम भी तो करना पड़ेगा। भाई तो काम नहीं किए उस लेवल का। यमुना नदी आप लोग जाकर देखेंगे दिल्ली में तो नाला है भाई, काला काला नाला, नाली का जो पानी हो तो उससे भी बद से बदतर यमुना नदी। बताइए इतना पवित्र नदी है यमुना नदी, वही प्रयागराज महाकुंभ में जाकर मिल रहा है। यमुना नदी सरस्वती और गंगा जी वही संगम कहलाता है। तो यमुना नदी जाकर यूपी में आते ही एकदम पवित्र हो गया है, मस्त हो गया। दिल्ली में वो हाल है कि भाई यहाँ पर पवित्र है क्योंकि योगी सरकार है, समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो हार गए हैं और बीजेपी सरकार, अब देखा जाए बीजेपी क्या करती है, कुछ अच्छा काम करेगी। मोदी जी तो कल भाषण में बोले थे कि यमुना नदी को दिल्ली का पहचान बना देंगे, यमुना नदी को इतना साफ करेंगे, इतना बेहतरीन बनाएंगे कि यमुना नदी की वजह से दिल्ली जाना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक हम लोग आशा करते हैं कि मोदी जी ऐसा काम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो वो भी हारेंगे भाई, ठीक है। तो बात यही है। तो 27 साल बाद बीजेपी सरकार जीता। सोचो बीजेपी सोचा होगा कि जीतेंगे, हर जगह से बीजेपी जीता था लेकिन दिल्ली से नहीं जीता था। तो यही है, अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी। सफलता हो सके थोड़ा देर में मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है, ये बात तो तय है। तो बीजेपी सरकार को मिला और ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड चूर हो गया अरविंद केजरीवाल का। और एक समय था कांग्रेस का पूरा वो था भाई, 72 साल से तो कांग्रेस ही राज कर रही थी इंडिया पे। अब ये दिन आ गया है कांग्रेस का कि एक भी सीट नहीं निकाल पाया, दिल्ली में 0 सीट, बताओ। तो ये आपको इलेक्शन से, मेरा राजनीति का माहौल यहाँ बिल्कुल नहीं है। मैं किसी भी पार्टी को, किसी भी ने जो काम करता है उसको सच से बोलूँगा, जो गलत करेगा उसको गलत भी बोलूँगा। तो मेरा आपसे ये कहना है इसको लेकर कि भाई घमंड नहीं करना चाहिए, आप हमेशा काम करते रहिए। घमंड ना हो कि हम ही जीतेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हार नहीं मानना चाहिए, बीजेपी हार नहीं मानी। कांग्रेस एक
वर्चस्व पर जा करके, जब इतना ऊपर जा करके लोग जब गिरते हैं नीचे, जीरो पाते हैं, तो वो भी एक बहुत कष्ट होता है। तो दिल्ली में कांग्रेस का एक भी सीट नहीं मिला, जमाना जब्त हो जाएगा, 0 सीट। और बीजेपी 48 सीट और 22 सीट वो पाया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप। तो ये सब है, इससे सीखना चाहिए हमको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लगातार काम करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको करने का प्रयास करिए और बताइए कैसे होगा। देखिए, मैं बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को छाट के लाया हूँ। 2022 का, अभी 2023 का सवाल कर रहे थे, 2022 का, 24 का भी कराता ही हूँ। 24 में आसान सवाल आए हैं दोस्तों, तो मैं आसान सवाल ला करके अपना बढ़िया यूट्यूब व्यूज़ बढ़ाऊँगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है। मैं हार्ड सवाल ही कराऊँगा, ठीक है। तो 2022 का बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। देखिए, बताइए कैसे होगा ये। तो अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो कैसे होगा ये सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व। तो अगर हम लोग कहेंगे कि अगर ये त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज बनाइए ABC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। A का निर्देशांक कितना है, 5, -1। B का निर्देशांक क्या है, -3, -2, -2। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हम लोग CBSE बोर्ड के लिए भी क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड का भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम, बस इंग्लिश में लिखा रहेगा। CBSE बोर्ड ऊपर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सवाल को ले सकते हैं। देखिए, यदि पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC हैं, तो शीर्ष यानी वर्टेक्स A से जाने वाली माध्यिका यानी मीडियन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सवाल है। तो अगर मैं एक बात कहूँ यहाँ पर, तो ध्यान से मेरे बातों को समझिएगा। B का निर्देशांक क्या था भाई, -3, 2 है, -3, -2। A वर्टेक्स शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका, A से माध्यिका खींचिए यहाँ पर, माध्यिका का मतलब ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएगा, ये D हो गया, ठीक है, D हो गया। माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका की लंबाई यानी AD की लंबाई बताना है, AD का लेंथ बताना है कि क्या होगा। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है यार, क्या मस्त सवाल है, बेहतरीन। तो देखिए, इन दोनों चीज़ों से आप लोग XY यानी कि D का पॉइंट निकालेंगे। D का पॉइंट निकालते ही A और D बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर निकाल देंगे तो हो जाएगा। बताइए, तो D पॉइंट कैसे निकालेगा। मान लीजिए कि X और Y है D पॉइंट, तो D पॉइंट XY है, और दोनों D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे ना BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है, D है। तो मध्य बिंदु है, तो मैं XY का मान निकालने के लिए, X का मान निकालने के क्या होता है, x1 + x2/2। Y का मान निकालने के लिए क्या होता है, y1 + y2/2। यही होता है दोस्तों। तो देखिए, x1 + x2 क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। और ये पॉइंट निकालेंगे, फिर निकाल करके दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये भी 4 नंबर का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। तो x1 + x2 यानी कि x1 -3 -1 -2। और y का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, -2 और -8। तो y का मान निकालने के लिए -2 और y2 क्या है, माइनस का और प्लस का 8, +8/2, +8/2 -2, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये -3 -4 हो जाएगा, -4 को 2 से भाग करेंगे तो -2 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, -2। और y बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 3। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 3, बिल्कुल सही। तो यानी इसका मतलब यह गया कि ये -2 है, अकामा 3 हो गया। अब कह रहा है कि AD की लंबाई बताना है, तो AD की लंबाई निकालने के लिए अब हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि AD बराबर हो जाएगा। अब यहाँ तक उतार लिए तो बोलिए मैं मिटा दूँ, अब मिटाने के बाद उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया, दो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा के यहाँ से निकाल दिए। अब इसको मैं मिटाता हूँ। कितना भी बड़ा बोर्ड ले लो यार, जगह कम ही रहता है। देखिए यहाँ पर लाइन मार्क लगाए हैं, क्योंकि दोस्तों मार्क लगा दिए तो नहीं तो हम इसके नीचे भी लिख देंगे, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, कोई है भी नहीं यहाँ पे, कोई देख कर बताएगा, इसलिए मार्क लगा के पढ़ाना पड़ा, देख रहे हो। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो AD के बीच की दूरी निकालने के लिए AD की लंबाई पूछा है, तो AD के बीच की दूरी मतलब AD की लंबाई निकालना है ना हमको, तो AD की लंबाई निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो क्या होगा, AD की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ AD, यानी कि AD की लंबाई,
AD की लंबाई बराबर, AD की लंबाई का कैसे निकालते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला बताइए। अंडर रूट में क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है मेरे प्यारे भाई। बहुत बढ़िया। अब देखो AD की लंबाई निकालने के लिए अंडर रूट में तो हो गया, ठीक है। x2 - x1 क्या है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए x1, ये y1, और इसको मानेंगे x2 और ये मानेंगे y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 5 का होल स्क्वायर, -2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस क्या है, माइनस ये फार्मूले का माइनस है, 5 तो प्लस में है ना, y2 - y 3 - -1 का y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 3 -1 का होल, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो -1 -5 -2 -7 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, तो यानी माइनस में प्लस हो जाएगा 49, 3 1 4 4 का स्क्वायर 16, ठीक है 16 हो जाएगा। तो 49 16 कितना हो जाएगा बाबू, 65 हो जाएगा। अंडर रूट में 65, अंडर रूट 65 का वर्गमूल होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। मतलब AD जो है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 65, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अगर आ गया इस बार तो आप लोग डरेंगे नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है और इसको करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है, वहाँ पे लिखा गया 4 नंबर 2022 यूपी बोर्ड का सवाल है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 के मूल x = 2 तथा x = 3 है तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सॉल्व करिए इसको। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर देखिए कह कि इसके मूल जो हैं इस द्विघात समीकरण का, ये जो द्विघात समीकरण है मेरे प्यारे भाई, ये द्विघात समीकरण का जो मूल है x = 2 और x = 3 है। तो 2 यहाँ पर मूल दे दिया है, तो k और m का मान बताना है। तो देखो दोस्तों कि जब भी किसी समीकरण में k और m यानी 2 चर हैं तो 2 मूल भी दे दिया है, तो सॉल्व हो जाएगा। 2 समीकरण बनाएंगे। एक बार देखिए x का इसी द्विघात समीकरण में x = 2 रखिए, फिर इसी द्विघात समीकरण में x = 3 रखिए। 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, k का मान और m का मान निकल जाएगा। तो पहली बात x = 2 द्विघात समीकरण में देखिए x = 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2kx + 2m = 0 में रखने पर तो चलिए रख दीजिए। तो x = 2 रखिए, जहाँ जहाँ x है तो देखिए 3x की जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, लिख लीजिए 3 × 2 का स्क्वायर -2k × 2 + 2m = 0। यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे तो 4 का 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 2 दूना का 4k + 2m = 0। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण, अब दूसरा रखेंगे x = 3 रखने पर, x = 3 क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2kx + 2m = 0 में रखने पर। ठीक है, तो रखिए 3 × x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -2k × 3 + 2m = 0। तो 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 हो जाएगा, 27 और 3 दूना का 6k + 2m = 0। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब 2 समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए। बहुत लाजवाब, -4 के उसको भेज दीजिए, 12 को इधर ही रहने हैं, तो इधर -4 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, प्लस 2m उधर जाएगा तो -2m हो जाएगा, अब बराबर 12 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट ऐसे लिख लीजिए ढंग से। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, इसको मिटाइए। और इसको करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा, अब +2m उधर जाएगा तो -2m हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 27 रह जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 को हल करने पर ठीक है, तो हल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 4k - 2m, इंस्टाग्राम वाला 4k नहीं है दोस्तों, 12, ये क्या है 6k - 2m = 27। दोनों को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखिए क्या होगा। सॉल्व करेंगे, या चाय पीने का मन कर रहा है यार,
लेकिन देखिए घटाने पर क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, और ये -6 के में से तो माइनस का 2k बचेगा, ठीक है, बराबर 27 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 15, माइनस का 15 बचेगा। तो m से m ये एक माइनस माइनस कट गया, और k बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, k बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, k बराबर कितना आ जाएगा, 15/2, k बराबर 15/2 आ जाएगा दोस्तों, k बराबर 15/2 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन, k का मान आ गया, k का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो m का मान भी निकल जाएगा। तो k का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, लिखिए k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण क्या है, 4k - 2m बराबर 12, 4k - 2m बराबर 12, तो 4 और k का मान 15/2 - 2m = 12। यहाँ पे m का मान निकाले, 2 दूनी का 4 और 2 5 30, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 दूनी का 30 हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए -2m बराबर 12, और 15 दूनी का 30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो -2m बराबर हो जाएगा, 30 में से 12 घटाएंगे वो कितना हो जाएगा जी, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बचेगा, -18 बचेगा, तो माइनस माइनस कट गया, 2 से कट गया, m बराबर कितना आ गया दोस्तों, m बराबर हो गया 2 9 18 9, m का मान 9 आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 15/2, k का मान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ k बराबर 15/2। यहाँ पर देखिए k बराबर 15/2 आएगा और m का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का हल होगा, ठीक है। बेहतरीन सॉल्यूशन, बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और आज का सबसे टफेस्ट सवाल आपके सामने ये रहा, और इसको करने का प्रयास, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023, 16, 13 एनसीईआरटी बुक में भी है, हर जगह ये सवाल है। तो पहले तो इसको फिगर बनाना ही आपके लिए बहुत चैलेंज है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो फिगर देखिए, इसको बनाते हैं। कह रहा बिंदु यहाँ पर P है, कोई P पॉइंट है, अब यहाँ पर एक भवन है, ठीक है, भवन, बहुत बढ़िया। भूमि से के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन है, तो 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। शिखर का कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका जो शिखर है, भूमि का जो बिंदु P है, इससे कोण जो है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे है, ठीक है। पहला लाइन समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। चलिए, एक भवन के शिखर, यानी भवन के शिखर ये, इस पर एक ध्वज को लहराइए, टेन इंडिया का झंडा है, ठीक है। तो ध्वज को लहराया गया, ठीक है, लहराया गया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से, ये बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, 45 डिग्री है। यानी कि ये वाला पूरा एंगल जो है, इसको कैसे लिखें, ये पूरा एंगल जो है 45 डिग्री का है, ठीक है, पूरा एंगल 45 डिग्री का है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से, मान लो कि ध्वज दंड की लंबाई बताना है, ध्वज दंड की लंबाई ये वाला बताना है, ये वाला दूरी बताना है, और भूमि बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी ये बताना है। इसका नाम रख दीजिए, A रख दीजिए, B और C, ठीक है। चलिए, तो दो यहाँ पर पहली बात की, एक पूरा 45 डिग्री वाला, एक 30 डिग्री वाला, दो एंगल है, दोनों बन रहा है, और उसको सॉल्व करिए। मान लो कि जो AB है, ध्वज दंड की जो लंबाई है, ये H है, ये क्या है, H है, H मीटर का है, और P से C की दूरी क्या है, X मीटर का है, ठीक है। तो चलिए, माना ध्वज दंड की लंबाई, तो सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे माना ध्वज दंड, फ्लैग, ध्वज दंड की, ये लास्ट सवाल होगा, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा सवाल है, ये 6 नंबर का सवाल है शायद, हाँ 6 नंबर का सवाल है। तो 6 नंबर का सवाल है, अब 4 नंबर का सवाल लगाएंगे तो एक मॉक टेस्ट में 15 ही सवाल लगा पाएंगे ना, 5 ही सवाल लगा पाएंगे, क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन टाइम है वो 30 डिग्री से अधिक, 30 मिनट से अधिक नहीं करना है, 30 डिग्री मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माना ध्वज दंड की लंबाई H मीटर है, तथा बिंदु P से, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, बिंदु P से भवन तक की दूरी X मीटर है, ये हम लोग मान चुके हैं।
चलिए तो टेन 30 डिग्री लेंगे त्रिभुज, टेन 30 डिग्री किस त्रिभुज में बताइए, केवल टेन 30 डिग्री यहाँ से, तो पी बी सी वाले में है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज पी बी सी में टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी बटे में पी सी बटे में पी सी। तो बताइए बी सी का मान कितना है दोस्तों 10 मीटर और पी सी का मान कितना है x। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर सॉल्व करिए, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर 10 बटे में √x। x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, x का मान उधर जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। x का मान पूछा था, बिंदु P से भवन तक की दूरी जो हो जाएगा 10√3, यह आ जाएगा 10√3 मीटर। ये हमारा पहला आंसर निकल गया। अब ध्वज दंड की लंबाई निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई, ध्वज दंड की लंबाई। तो tan 45 लेंगे, यानी कि पूरे इस वाले में, पूरे ट्रायंगल में लेंगे। 45 डिग्री पूरे ट्रायंगल में है, देखो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, APC। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज APC में tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे में क्या हो जाएगा, PC। AC क्या है दोस्तों, ये 10 मीटर है, आप प्लस ध्वज दंड की लंबाई h मीटर का, बटे में PC की लंबाई कितना आ गया 10√3। ठीक है, PC यानी x है, इसका लंबाई आ गया 10√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, चाहे कहाँ सॉल्व किया जाए, यहीं पर कर देते हैं। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक बराबर यह आ जाएगा 10 + h अपॉन में 10√3। अगर 10√3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल मिला जुला के, तो 10√3 बराबर 10 + h। तो h का मान निकालेंगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर h का मान निकालते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, h बराबर हो जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा, 10√3 माइनस का 10, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 10 कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस का 1, ये आ जाएगा ध्वज दंड की लंबाई। ध्वज दंड की लंबाई आ जाएगा दोस्तों 10 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, ये आंसर है। एक ये आंसर हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये दो सवाल पूछा था, तो देखते हैं इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 10√3 माइनस का 1 और ये, और हाँ 10√3 भवन से बिंदु P तक की दूरी ये भी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। देखिए जब लॉन्ग बड़े बड़े सवाल लगाएंगे तो 5 सवाल लगाएंगे, और जब MCQ लगाएंगे तो 10-10, 12-12 सवाल लगा लेंगे, ठीक है। तो कल मैं MCQ का क्वेश्चन क्लास रखने वाला हूँ, मॉक टेस्ट 4 में MCQ का सवाल लगेगा, जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो लगवाएंगे, तो 10-12 सवाल कल लगेगा, ठीक है। और आज 5 लग गया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लगा हो, एफर्ट लगता हो कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।